डॉक्टर पंकज तिवारी और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ यहां फॉर्मुलेशन भी बताऊंगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। डियर स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में मैं पहले फॉर्मुलेशन की बात करूंगा, देन उसके सॉल्यूशन की आपसे बात करूंगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें पहले यहां समझ लेते हैं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में हम यूज करते हैं वन वेरिएबल यूज करते हैं। तो वन डायमेंशनल का फॉर्मूला हमारा बनता है डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अगर इसी को स्टूडेंट हम टू डायमेंशनल की बात करें तो वन वेरिएबल के साथ इंक्लूड हो जाएंगे हमारे एक और वेरिएबल, मतलब यहां दो वेरिएबल इंक्लूड होंगे। तो देखें डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर में हमने ऐड कर दिया एक और वेरिएबल डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। सेम कंडीशन बनेगी थ्री डायमेंशनल के साथ, यहां तीन वेरिएबल इंक्लूड हो जाएंगे एक्स वाई और जेड। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल का सेम रहता है, केवल फर्क रहता है वेरिएबल का। वन डायमेंशनल में एक वेरिएबल, टू डायमेंशनल में दो वेरिएबल और थ्री डायमेंशनल में हमारे तीन वेरिएबल। जहां u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड टी हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं यहां आपसे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में एक्चुअल होता क्या है कि हम एक यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग लेते हैं एल लेंथ की, है ना। हमने एक एल लेंथ की क्या की, एक यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग जिसको आप वायर बोल सकते हो या उसको रस्सी बोल सकते हो, ठीक है ना। हमने इसको ले ली, इसकी लेंथ जो है हमारी क्या है, एल है, तो हमने एल लेंथ की ले ली। अब इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, है ना, इसको हम फिक्स कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको जो है फिक्स कर दिया। तो ओ और एक पॉइंट हमने ले लिया ए और इसकी लेंथ जो हमारी होगी वो क्या होगी, एल होगी, ठीक है। हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे यहां से हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, जैसे ये रस्सी है, फ्लेक्सिबल रस्सी है, इसको या एक वायर समझ लो आप, इसको हमने वायर को अगर हमने यहां से पकड़ के ऐसे खींचा तो ये यहां से ऊपर उठेगा और एक कर्व टाइप का बनाएगा, है ना। तो यहां से स्टूडेंट क्या है, ये इस टाइप से कर्व बनाएगा। क्लियर है, ये कर्व बन गया। जब स्टूडेंट ये कर्व बनेगा तो यहां डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस नजर से देखेंगे, उसको मान लेते हैं u ऑफ एक्स टी। क्लियर है। अब ये u ऑफ एक्स टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब x पॉइंट पर t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो है हमने इसको ऊपर खींच के, इस स्ट्रिंग को ऊपर खींच के जो कर्व टाइप का बना है, इन्हीं पॉइंटों पर क्या होते हैं, हमारे बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस हमें मिलती हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूं तो ये x इज इक्वल टू यहां 0 होगा और यहां x इज इक्वल टू क्या होगा, आपका l होगा। क्लियर है। अब इसको जो है हमने ऊपर उठाया था, अब इसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, मतलब ये वेव बनाएगा। क्या बनेगी, वेव बनेगी। तो स्टूडेंट जो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन की मैं बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है और इनको आपको जो है एकदम से सीख लो आप इसको, है ना, बिल्कुल एकदम से याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाउंड्री कंडीशन में u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, u ऑफ lt इज इक्वल टू 0, मतलब ये है कि u इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए मैंने और में लिखा हुआ है कि u इक्वल टू 0 होगा कब, जब x इक्वल टू 0 होगा, और u इक्वल टू 0 होगा कब, जब x इज इक्वल टू l हो गया। तो ये बाउंड्री कंडीशन आप याद रख लें, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक याद रख लें आप, ये याद रखने के तरीके दोनों एक ही चीजें हैं। और इनिशियल कंडीशन में डेल यू ओवर डेल टी, टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, यू ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसी को आप बोल सकते हैं डेल यू ओवर डेल टी कब 0 होगा, जब टी इज इक्वल टू 0 होगा, और यू इज इक्वल टू एफ एक्स कब होगा, जब टी इक्वल टू 0 होगा। तो इनको याद इसलिए रखना है क्योंकि हम सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके बाद वो सॉल्यूशन हमें जो है इन बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन पर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इनको आप याद रख लें,
ज्यादा आसान है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपसे कहा है कि वन डायमेंशनल का जो कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं वही कंसेप्ट आपका जो है लाप्लास में और हीट इक्वेशन में भी यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पर देखें, यहाँ जो है कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं। प्रॉब्लम एक ये लिखी हुई है, एक प्रॉब्लम ये है और एक प्रॉब्लम ये है। तो पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारी होती क्या है। जैसा कि हमने आपसे कहा था डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये वन डायमेंशनल इक्वेशन होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी को बेस मान के आपको जो है इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, केवल एक लाइन लिख के। देन स्टूडेंट जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है सॉल्व डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया ये इक्वेशन क्या होती है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। तो इस केस में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं सॉल्व दिस यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ सेपरेबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हम यहां सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही मिलेगा। मतलब आपसे इस मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इसी मेथड से आएगा। अगर इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड इंक्लूड करें या ना करें, आपको लगाना यही है। जैसे ऊपर जो है ये वेरिएशन सेपरेबल का कोई इन्होंने जो है जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें इसी मेथड को यहाँ यूज करना होगा। यहां जो है अगर इन्होंने केवल इतना बोल दिया सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन का और इसके सॉल्यूशन का तरीका आपका एक ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं, एक प्रॉब्लम और दी है स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड एंड फास्टेंड 2 पॉइंट एल अपार्ट, motion is started by displacing the string in the form y is equal to this, from which it is released at time t equal to 0, so that the displacement of any at a distance x from one end at time t is given by this। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अभी जो मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बता रहा था, है ना, तो उसी का जो है इन्होंने जो है थ्योरी लिखी हुई है और आपसे कुछ कुछ चीजें यहाँ पूछी जा रही है। मतलब सीधी सी बात है, आप ये समझो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो कि इसका और इसका सॉल्यूशन एक ही है। जो हम सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, वो इन तीनों का सॉल्यूशन एक ही है ना। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें जो है ये साइन और ये कॉस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जो सॉल्यूशन हमारा आता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, उसमें आप बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन का जब यूज करते हैं तो इसी टाइप से कुछ कुछ आंसर बनते हैं। तो जब वो जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं ये इस वाले पोर्शन को अभी साफ करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड पर हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना। और आप चाहें तो ये वाली चीज यहां लिखी दें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम लिखेंगे बाय वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से, तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारी क्या होती है, अगर ये वाला क्वेश्चन दिया है तो आपको याद रखनी पड़ेगी डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब चूंकि जो है इसका सॉल्यूशन हमारा होना है वेरिएबल ऑफ सेपरेबल से, है ना, तो हम लिखेंगे नाउ, तो वेरिएबल सेपरेबल लिखा हो या ना लिखा हो आपको यूज वही करना है। तो हम लिखेंगे नाउ u ऑफ x, t इज इक्वल टू x ऑफ x एंड t ऑफ t, u ऑफ xt इज इक्वल टू xx एंड tt। लिखेंगे हम वेयर x इज द फंक्शन ऑफ
x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, है ना। मतलब यहां क्या है कि x केवल x का फंक्शन है और t केवल t का फंक्शन है ना। या इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है मतलब आपका जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या सपोज कर रहे हैं हम, u इज इक्वल टू एक्स टी, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन हमने u इज इक्वल टू एक्स टी इसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया। चलिए अब स्टूडेंट हमने u इज इक्वल टू एक्स टी किया तो इसका मतलब ये है कि यहां हमें u को दो बार डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में और इस u को दो बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो इसको दो बार करना है और इसको दो बार करना है और जो भी सॉल्यूशन आए उसको पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखें जरा हम कैसे करेंगे। इसको अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करना है डेल टू यू ओवर, हमें क्या चाहिए, डेल टी स्क्वायर, क्या चाहिए, डेल टी स्क्वायर, और एक बार हमें स्टूडेंट चाहिए डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो ये अगर हमें चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर और u की जगह हमने यहां पुट कर दिया एक्स टी। देखिए सेम डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और u की जगह मैंने पुट कर दिया यहां एक्स टी। क्लियर है? आगे बढ़ो आगे बढ़ेंगे तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो केवल t का होगा, x हमारा कांस्टेंट है बाहर आएगा तो हो जाएगा डेल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर। सेम कंडीशन बेटा इसके साथ होगी तो हम इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम इसमें t बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको स्टूडेंट आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x और दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो t को लिख दें आप t डबल डैश, और इसको आप लिख सकते हैं t x के रिस्पेक्ट में दो बार हो रहा है तो x डबल डैश। क्लियर है? तो मतलब इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया तो आपको क्या मिला, x t डबल डैश ये, और इसका सॉल्यूशन जब आपने फाइंड आउट किया तो आपको मिला ये। ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पुट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां स्टूडेंट हम लिखेंगे इसको जो है यहां लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आप देखें इसकी जगह मैंने रखा एक्स टी डबल डैश, देखें डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर की जगह हमने एक्स टी डबल डैश रख दिया इज इक्वल टू ये हुआ सी स्क्वायर और डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया टी एक्स डबल डैश। क्लियर है? अब इसको जो है आप वेरिएबल क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो जब मैं वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो आप देखें ध्यान से कि ये आपका टी डबल डैश है तो टी डबल डैश के नीचे में टी ले आया तो मैंने टी लिख दिया इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स डबल डैश है, एक्स डबल डैश के नीचे में एक्स ले आया तो देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक्स एक्स की टर्म एक तरफ हो गए, टी टी की टर्म एक तरफ हो गए। अब प्रॉब्लम है केवल सी स्क्वायर की, तो सी स्क्वायर को आप स्टूडेंट क्या करें, यहां ले आए तो ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर। क्लियर है? आप इसको इक्वल टू आप मान लो के, ऐसा हम मान सकते हैं, इज इक्वल टू हमने बोल दिया के। अब देखो आप 1 2 और 3 इनकी हेल्प से क्या करें, इक्वेशन बना लें। तो इनकी हेल्प से इक्वेशन कैसे बनेगी हम दिखाते हैं आपको। देखें इस x को जब आप इस तरफ लेके जाएंगे, भाई जैसे इन दोनों का यूज आप करेंगे, जब इन दोनों का यूज करेंगे तो x इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा kx, और जब इस तरफ लेके आओगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा कुछ x डबल डैश माइनस kx इज इक्वल टू 0। देखें आप इन दोनों को अगर करें तो इसका मल्टीपल आप इसके साथ करोगे तो ये kx होगा, और राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो माइनस kx इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो है इसको जो है आप इसको देखें जरा,
इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, ये देखो आप, ये है आपका ये टी सी स्क्वायर आपका के साथ चला गया, तो यहां तो होगा आपका टी डबल डैश, और ये उसके साथ गया इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा सी स्क्वायर के टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, चेक कर लो एक बार। और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लिया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट यहां क्या करना है हमें, यहां हमारे 3 केसेस बनेंगे। मतलब ये पैटर्न आप बिल्कुल एकदम समझ लें कि आप वेव की बात करें, हीट की बात करें, लाप्लास की बात करें, सभी में यही पैटर्न चलने वाला है ना, क्योंकि सबको वेरिएबल सेपरेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे 3 केस बनेंगे। एक केस बनेगा हमारा जब k इज इक्वल टू 0 होगा, एक केस हमारा बनेगा जब k पॉजिटिव होगा, और एक केस हमारा बनेगा कब, जब k हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं केस फर्स्ट की। इसकी बात कर लेते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में हम लिखेंगे व्हेन k इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन थर्ड गिव्स। देखिए आप k इज इक्वल टू जब आप 0 रखोगे तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखना कि k इक्वल टू हमने 0 रखा, k इक्वल टू हमने 0 रखा यहां, तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो हमें केवल क्या मिला, x डबल डैश इक्वल टू 0। और इस तरफ आप देखें कि आपने 0 रखा तो आपको मिला t डबल डैश इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो x डबल डैश को आप बोल सकते हो d2 x ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको आप बोल सकते हो d2 t ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका dx ओवर dx इज इक्वल टू, तो यहां स्टूडेंट जो है आपको क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। और आप फिर से इसको ऐसा लिख सकते हो कि dx इज इक्वल टू, ऐसे लिख दें dx इज इक्वल टू C1 dx, तो कुल मिला के x इज इक्वल टू cx प्लस C2 मिल जाएगा, C1 है ना, यही तो मिलेगा। और सेम आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से t इज इक्वल टू आपको मिलेगा C3 t प्लस C4। क्लियर है, मिल गया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं। चलिए मैंने पूरा साफ कर दिया है, चलो कोई नहीं। तो ये स्टूडेंट जो है आप समझ गए, ये इक्वेशन थर्ड था, ठीक है। और ये तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको हमने इक्वेशन सेकंड जो माना था, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड में क्या था, u इज इक्वल टू एक्स टी, तो यहां मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो u इज इक्वल टू, केस फर्स्ट में हमारा एक्स टी, तो x हमारा है c1x प्लस c2, और t हमारा है c3 t प्लस c4। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, हमारा एक केस का सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है। और इसको मैंने इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन दे दिया हमने 4। क्लियर है। अब स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं केस सेकंड की, केस सेकंड की। और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, व्हेन k इज पॉजिटिव, अभी k को हमने 0 लिया, हम k को पॉजिटिव ले रहे हैं, सच दैट k इज इक्वल टू मैंने ले लिया p स्क्वायर, देन इक्वेशन थर्ड गिव्स, तो हमें इक्वेशन थर्ड क्या होगी, क्लियर है। अब जो है ये है हमारी इक्वेशन थर्ड, है ना, ये ठीक है ना। तो इसमें k जो है पॉजिटिव लिया और k की जगह हमने ले लिया p स्क्वायर,
तो देखिए जरा, पहले ये है x डबल डैश माइनस के एक्स, और k की जगह मैंने ले लिया p स्क्वायर, तो हो गया p स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, t डबल डैश माइनस सी स्क्वायर, और k की जगह मैंने लिया p स्क्वायर, तो ये हो गया p स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब स्टूडेंट जो है इस इक्वेशन को आप देखें तो ये कुछ इस टाइप से लिखिए, देखना आप, d2x ओवर dx स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, जहां d ओवर dx रिप्रेजेंट करेगा d को, आपने CFPI पढ़ रखा है, पढ़ा है ना, तो CFPI का कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। तो इसको आप d के फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, d स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। CFPI में हम क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन को d के फॉर्म में बनाते थे, देन इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, तो एक्सिलरी इक्वेशन d कन्वर्ट हो जाता था m में, तो हमने लिख दिया m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहां से m इज इक्वल टू वैल्यू आएगी प्लस माइनस पी, तो m की वैल्यू प्लस माइनस पी आ रही है, मतलब दो रूट आ रहे हैं जो कि डिफरेंट आ रहे हैं। तो उसके लिए CF का फॉर्मूला आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा, CF का फॉर्मूला होता है दो रूट अगर डिफरेंट आ रहे हो तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो CF इसका हो जाएगा C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px। क्लियर, तो ये इसका क्या होगा, CF होगा। अब चूंकि राइट हैंड साइड में इसके 0 दिया है, तो PI इसका क्या होगा, 0 होगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो PI 0 हो गया, बचा CF, तो CF ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। मतलब y इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, लेकिन ये x के फॉर्म में दिया है, तो x इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन होगा C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px। ये क्लियर है। सेम इसी तरीके से जो हम इस साइड सॉल्व करेंगे, है ना, तो आप समझ गए होंगे कि इसको मैं लिख सकता हूं डेल टू टी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डी के फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन डियर स्टूडेंट आप निकालोगे तो हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से m इज इक्वल टू हमारे जो रूट आएंगे वो प्लस माइनस CP आ जाएंगे, है ना, ये m इज इक्वल टू रूट आए। जब रूट आए तो CF हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CF हो जाएगा C1 C2 में यूज कर चुका हूं, तो C3 e की पावर CPx, x नहीं होगा, है ना, t में दिया है ना, तो CPT होगा, और प्लस C4 e की पावर माइनस CPT, तो ये स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ठीक है, PI यहां भी 0 होगा क्योंकि राइट साइड 0 दिया है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, केवल CF, और कंप्लीट सॉल्यूशन t के फॉर्म में दिया है तो t इज इक्वल टू आएगा, तो t इज इक्वल टू C3 e की पावर CPT प्लस C4 e की पावर माइनस CPT। क्लियर स्टूडेंट। चलिए, तो अब यहां जो है आप फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो मैं जो है यहां विजिबल होगा आपको, नहीं तो जो है मैं यहां लिख देता हूं, है ना, चलो यहां लिख देता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सेकंड है u इज इक्वल टू xt, तो यहां से आपको u इज इक्वल टू x की वैल्यू आप रखते हैं स्टूडेंट, तो हो जाएगी C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px इंटू t की वैल्यू हो जाएगी C3 e की पावर CPT प्लस C4 e की पावर माइनस CPT, और ये आपको जो है एक इक्वेशन और मिल गई। इक्वेशन हमने अभी 4 ली थी, इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर 5, और ये स्टूडेंट कहां से मिली है आपको, केस सेकंड से, है ना,
यहाँ केस फर्स्ट से आपको एक इक्वेशन मिली है और एक आपको केस सेकंड से मिली है, तो आप समझ गए होंगे कि अब मुझे जो है यहाँ इक्वेशन केस थर्ड अप्लाई करना है ना। तो मैं ये चीजें साफ कर दे रहा हूं, तो लिखेंगे यहां केस थर्ड, और केस थर्ड हमारा क्या होगा, के जीरो हो चुका, पॉजिटिव हो चुका, तो अब बात है नेगेटिव की। वे के इज नेगेटिव सच दैट k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, के इज इक्वल टू हमने लिया माइनस पी स्क्वायर, देन इक्वेशन थर्ड गिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस में बता रहा हूं क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स में यही सेम टू सेम केस लगेंगे स्टूडेंट आपके, है ना। तो इक्वेशन थर्ड, अब इस इक्वेशन थर्ड में k की जगह आप माइनस पी स्क्वायर रखें तो होगा x डबल डैश, k की जगह रखा आपने माइनस पी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां मिलेगा टी डबल डैश और k की जगह रखा माइनस पी स्क्वायर तो माइनस माइनस हुआ प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी बराबर 0। क्लियर स्टूडेंट, मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन थर्ड में k की जगह माइनस पी पुट करा दिया। क्लियर है, चलिए अब जो है मैं इसको भी साफ कर देता हूं। नोट डाउन तो आप कर रहे हैं ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करना है स्टूडेंट, सेम वही कंडीशन करनी है। इसको देखो डी के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको लिखोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो होगी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से जो आपका m का जो मान आएगा वो आप समझ गए होंगे, इमेजिनरी आएगा प्लस माइनस आयोटा p। क्लियर है, इमेजिनरी आ रहा है। सेम यहां देखेंगे m इज इक्वल टू, यहां भी जो है इमेजिनरी आएगा प्लस माइनस आई सी पी, ये रूट आएंगे। ठीक है ना, जब ये रूट आएंगे तो इनके सीएफ क्या होंगे, आपने पढ़ा है जब इमेजिनरी रूट आते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, तो हमें दिया है 0 प्लस माइनस आई बीटा, 0 प्लस माइनस आई पी, तो अल्फा की जगह 0 दिया है और बीटा की जगह आपको p दिया है। तो आपने पढ़ा है c1 cos अल्फा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, है ना। तो वहां से रूट जो आपके आएंगे वो हो जाएंगे c1 cos px प्लस c2 sin px, ये x में दिया है ना तो x आएगा, और यहां स्टूडेंट जो है pi आपका 0 होगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू यही हो जाएगा c1 cos px प्लस c2 sin px। क्लियर है, सेम आप यहां देख लें स्टूडेंट, इसका सीएफ क्या होगा, इसका सीएफ जो स्टूडेंट होगा वो भी यही होगा, है ना। ये हो जाएगा c2 cos cpx cpt, t में दिया है ना तो cpt प्लस c1 c2 हो चुके हैं, ये c3 होगा, है ना, और ये हो जाएगा c4 sin cpt, और इसका भी pi क्या होगा 0 होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका जो है t के फॉर्म में दिया है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। क्लियर, अब स्टूडेंट यहां आप फिर से लिख देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड हमारी है u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। तो यहां से u इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आप रखें c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। क्लियर है,
तो ये जो है आपकी अनदर इक्वेशन हो गई। तो 3 केस से आपकी 3 इक्वेशन बनी है, 4, 5 और 6। अब इन 3 इक्वेशंस में 4, 5, 6 में से एक सॉल्यूशन जो है हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से सॉल्यूशन हमारा है क्या? तो स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि हम जो स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच जब करते हैं तो वो इस तरीके से स्ट्रेच होती है। ये लेंथ हमारी क्या होगी, एल होगी, है ना। ये ओ हो गया और ये ए हो गया। यहाँ x इज इक्वल टू 0 हुआ और यहाँ जो है x इज इक्वल टू एल हुआ। क्लियर है? तो मैंने कहा था कि जब आपको इसको स्ट्रेच करते हैं और किसी पॉइंट से जब इसको आप खींचते हैं तो क्या बनता है, कर्व बनता है। क्लियर है? कर्व बनता है। और जब मैंने कहा था कि इसको जब आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन बनाएगा या वेव उत्पन्न होगी। तो ये स्टूडेंट जो है कुछ इस तरीके से बनती है। किस तरीके से बनती है? इस तरीके से बनती है ना। तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि ये जो है साइन और कॉस का जो हम ग्राफ खींचते हैं ना, ये उस टाइप से बनता है, साइन और कॉस के ग्राफ से। तो स्टूडेंट इन 3 सॉल्यूशन में से आपका देखें यहां जो है एक्सपोनेंशियल आएगा। ये देखो ये वाला सॉल्यूशन आपका आएगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, ax प्लस बी, है ना। तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल टर्म बन रहे हैं यहां, देखें इक्वेशन 5 में, तो एक्सपोनेंशियल टर्म भी नहीं होंगे। जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो यहां ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होंगे। क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इक्वेशन 6 में आपके क्या हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो रहे हैं। तो मतलब इक्वेशन 6 जो है आपका क्या होगा, वन डायमेंशनल वेव सॉल्यूशन होगा, है ना। किसके लिए होगा? जब k इज इक्वल टू आपने माइनस पी स्क्वायर रखा। तो इसको लिखना किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट आपको इस टाइप से जो है लिखना है, in these 3 cases या solution we have to choose or select that solution which is consistent with the physical nature of problem। जो कि consistent होना चाहिए किसके साथ? physical nature of problem के साथ, है ना। तीनों केसों में से कोई एक केस को हमें क्या करना है, चूज करना है, जो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा किसके साथ? फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉब्लम के साथ। सिंस वी आर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ऑन वाइब्रेशन, भाई वाइब्रेशन तो होंगी ना। जब आप जो है, जब मैंने ऊपर खींचा था और उसको आप छोड़ दोगे तो वाइब्रेशन होंगी, और जो वाइब्रेशन होंगी वही आपका वेव बनाएगा। तो वो वही तो कह रहे हैं कि सिंस वी आर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ऑन वाइब्रेशन सो यू मस्ट बी अ पेरियोडिक फंक्शन। मैंने जो आपको इस तरीके से ग्राफ करके दिखाया ना साइन और कॉस का, तो ये पेरियोडिक में भी तो इसी तरीके का ग्राफ हमारा बनता है। तो वो कह रहे हैं यू मस्ट बी अ पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, therefore the solution must involve trigonometric term। तो उस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, कंपलसरी है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होने चाहिए। हेंस केस थर्ड फॉर k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये केस थर्ड जो मैंने सॉल्व किया था किसके लिए, k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए, इज ओनली सुइटेबल सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। और ये देखो क्या आ रही थी हमारी वेव इक्वेशन, 6 इक्वेशन आ रही थी। इसको मैंने दोबारा नोट डाउन किया, इसको 7 लिखा। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो क्लियर स्टूडेंट? तो इतना वर्क तो आपको करना ही है। अब आपको लग रहा होगा कि साहब ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है और मैं काफी समय से लगा हुआ हूं, ये चीजें सॉल्व ही नहीं हो रही हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 100% आना है, और सारे क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे आपके बनेंगे। तो एक बार आपने पैटर्न समझ लिया, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर इनका सॉल्यूशन जो है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? अभी समझा के चीजें नोट डाउन कर रहे हैं अपन, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप जो है प्रैक्टिस 2 4 6 10 क्वेश्चन की कर लेंगे, आप यकीन माने बहुत इजी वे में कर लेंगे, और एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या करना है कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कांस्टेंट दिए ना C1 C2 C3 C4, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन से फाइंड आउट होंगी। तो स्टूडेंट ये कंडीशन भी निकालनी बहुत जरूरी है। तो आइए इन कंडीशंस को और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको जो है बाउंड्री कंडीशन में लिख देता हूं। तो बारी बारी से पहले बाउंड्री के लिए करेंगे, देन हम जो है इनिशियल कंडीशन के लिए करेंगे। तो ये स्टूडेंट जो है आपको मालूम है किसका फंक्शन है, u आपका फंक्शन है x और t का। तो u ऑफ xt इज इक्वल टू u इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन 7 है। तो इसको u लिख सकते हैं और u xt लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे
नाउ बाउंड्री कंडीशंस आर। तो स्टूडेंट एक बाउंड्री कंडीशन हमने आपसे बताई थी कि u इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब आपका x इक्वल टू 0 हो, और एक u इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब x इज इक्वल टू आपको क्या दिया हो, l दिया हो। तो ये बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट इन्हीं बाउंड्री कंडीशन को लेके हमें आगे का सॉल्यूशन निकालना है। तो ये बाउंड्री कंडीशन आपको अप्लाई करनी है इस वेव इक्वेशन पर। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन हमने 7 माना, इसको इक्वेशन हम 8 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। क्लियर है? तो आगे का सॉल्यूशन जो है हम आपको करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, लिखेंगे पुट u इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 7। स्टूडेंट ये इक्वेशन 7 जो है इसमें पहली बाउंड्री कंडीशन आप जो है क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको जो है यहां क्लियर कर देता हूं। क्लियर है ना? तो यहां मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि हमें किस तरीके से अप्लाई करनी है। यहां देखना, यहां बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशन आपके क्या होंगे, वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट यहां जो है मैं पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा u ऑफ x की जगह मैंने 0 रखा, तो 0, t इज इक्वल टू, देखें आप ध्यान से, यहां c1 cos px, c1 cos px, और x की जगह मैं 0 रख रहा हूं, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से आपको केवल मिलेगा c1। और यहां से देखें स्टूडेंट, c2 आपका जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 0 होता है। तो इस ब्रैकेट से आपको केवल c1 मिला, और इस ब्रैकेट से आपको मिलेगा c3 cos cpt। तो यहां तो x है नहीं, तो इसको आप लिख दे cos cpt, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। क्लियर है? अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि u आपको 0 लिखना है और इस पूरी इक्वेशन u के इक्वल है, तो मतलब ये u है, तो इसका इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां 0 आएगा। क्लियर है? अब इस 0 का मतलब ये है कि दो चीजें मल्टीपल में लिखी हैं, देखो आप ध्यान से, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt और c1, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखी है। इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। क्लियर है? अब स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि अगर इसको हम 0 के इक्वल लेते हैं, देखें आप c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, अगर आप 0 के इक्वल ले लेंगे तो आपको जो है सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो ये तो जो है आपको नॉट 0 लेके चलनी है। मतलब आप चाहे तो साइड में लिख दें c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt डज नॉट इक्वल टू 0। ये डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है, तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट, c1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो c1 इज इक्वल टू आपको 0 लेके चलना है, तो ये c1 इक्वल टू 0 आप क्या करेंगे, इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे देन इक्वेशन 7 बिकम, इक्वेशन 7 हमारी क्या होगी, देखें आप, u of xt इज इक्वल टू, देखें आप, c1 आप 0 रखेंगे तो देखो ये वाला पोर्शन आपका 0 हो गया, और यहां से आपको मिला c2 sin px, और आपको मिला c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। और स्टूडेंट इसको आप मान ले इक्वेशन नंबर 7 के बाद इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है? चलिए, ये तो हमने बात कर ली आपसे किसकी, पहली बाउंड्री कंडीशन की। दूसरी बाउंड्री कंडीशन कहती है कि u इज इक्वल टू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, l है। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l हम पुट करेंगे स्टूडेंट कहां, इक्वेशन 8, पुट x इक्वल टू l इन इक्वेशन
8। देखें इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू एल रख रहा हूं और u इज इक्वल टू 0 रखना है आपको, देखो x इक्वल टू एल कब है, u इक्वल टू 0 कब है, जब x इक्वल टू एल है। तो ये पोर्शन तो 0 हम बाद में लिख देंगे, तो आप ऐसे लिखें u l t इज इक्वल टू, देखें आप x की जगह आपको l लिखना है तो ये हो जाएगा C2 sin PL और ये होगा C3 cos CPL, नहीं CPL क्यों होगा, क्योंकि x की जगह रखना है ना, तो ये तो आपका CPT रहेगा प्लस C4, आपको C2 sin PL C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू 0 होगा या ये वाला पोर्शन इक्वल टू 0 होगा। तो वो सीधी सी बात है, इसको तो हम क्या करेंगे, नॉट 0 रखेंगे, है ना। अब आप देखें कि C2 sin PL इज इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो ये भी कहानी खत्म हो जाएगी। यहां C2 sin PL को अगर मैं 0 रखता हूं, इस पूरे पोर्शन को, मतलब C2 को हम 0 यहां नहीं रख सकते, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, sin PL वाले सेक्शन को हम 0 रख लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा sin PL इज इक्वल टू 0। तो यहां से sin PL अगर आपने 0 रखा तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। sin में 0 किसकी वैल्यू होती है, sin n पाई की, तो यहां से PL इज इक्वल टू आपको n पाई मिलेगा, तो यहां से आपको P इज इक्वल टू मिल जाएगा n पाई बाई l। क्लियर स्टूडेंट। अब इस n पाई बाई l को आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन कुछ गड़बड़ डल गया है ना, ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था, है ना। तो ये तो आएगा आपका 10, क्या आएगा, 10 आएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा 11, और ये इक्वेशन 8 की जगह आप लिखेंगे इक्वेशन 10। क्लियर है, हाँ ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 10, P इक्वल टू n पाई बाई l में पुट करूंगा इक्वेशन 10 में, तो आप यहां ध्यान से देखें कि ये हो जाएगा u ऑफ x, t इज इक्वल टू C2 sin P की जगह आपने रखा n पाई x अपॉन l, और ब्रैकेट के अंदर आप पहुंचेंगे तो होगा C3 cos C, P की जगह रखा n पाई बाई l, तो हो जाएगा n पाई बाई l इंटू t, और प्लस हो जाएगा C4 sin C n पाई बाई l इंटू टी। क्लियर स्टूडेंट। तो अब आप ध्यान से देखें कि अगर इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, इसका, है ना, ये n पाई बाई l इंटू एक्स, ये तो मैंने बाहर ही ले लिया, है ना, क्लियर है ना। चलिए, तो यहां क्या होगा स्टूडेंट कि आप ध्यान से देखें, ये हो जाएगा u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, इसका अगर अंदर में मल्टीपल करा रहा हूं तो ये तो आपका हो गया साइन n पाई बाई l इंटू एक्स C2 C3 cos C n पाई बाई l इंटू टी, प्लस ये C2 तो हो जाएगा C2 C4 साइन C n पाई बाई l इंटू टी। क्लियर है। ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि आप देखें कि यहां दो कांस्टेंट हो गए और यहां दो कांस्टेंट हो गए, तो आपको मालूम है कि दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। तो इसको मैंने एक नया कांस्टेंट कैपिटल A बोल दिया और इसको एक नया कांस्टेंट कैपिटल B बोल दिया। क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, और ये हो गया a cos C n पाई बाई l इंटू टी प्लस b ऑफ साइन C n पाई बाई l इंटू टी। क्लियर स्टूडेंट। इसको मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया और इसको जो है मैंने इक्वेशन बोल दिया आपका 12। ठीक है, तो हम लिखेंगे विच इज ऑल्सो अ
वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां हमें ध्यान ये रखना है कि इसके नीचे आप लिखें वेयर आपने C2 C3 को माना था A और C2 और C4 को माना था B, तो ये जिक्र जरूर आप नीचे कर देना। अब स्टूडेंट क्या है, ये तो हमने जो है बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से जो है हमने क्या किया, वेव इक्वेशन निकाली। तो आप देखें हमारा सॉल्यूशन तो यहां था, लेकिन मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके, ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके एक सॉल्यूशन निकाला। ये हमारी क्या होगी, एक वेव इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन का यूज करना है। इनिशियल कंडीशन का यूज करके हमें फिर एक वेव इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है? तो चलिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज कर लेते हैं और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन क्लियर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैं बात कर रहा था यहां इनिशियल कंडीशन की। तो इनिशियल कंडीशन जो हमारी है, इनिशियल कंडीशन मैंने बताई थी कि डेल u ओवर डेल t इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। और एक स्टूडेंट मैंने आपसे कही थी कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कब, जब t इज इक्वल टू क्या हो, 0। क्लियर है? तो यहां भी जो है हम कुछ नाम दे देंगे, है ना। इनको जो है आप इक्वेशन जो है क्या मान लें, 12 थी तो आप एक काम करें 13 मान लें, और इसको आप इक्वेशन 14 मान लें। तो पहले इनिशियल कंडीशन 13 का यूज हम करेंगे, देन हम इस 14 का यूज करेंगे। क्लियर है ना? तो हम लिखेंगे नाउ पुट नहीं करना है। अब आप एक काम करो कि ये पुट नहीं करना है स्टूडेंट, हमें जो है वर्क करना है पहले यहां, है ना, इक्वेशन 12 में। इक्वेशन 12 में जब हमें वर्क करना है तो हमें डेल यू ओवर डेल टी चाहिए। तो ये u का फंक्शन है, तो इस u के फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, u के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो आप, है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 12, है ना, नाउ डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। इसका जो है इक्वेशन 12 का हम क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये होगा डेल u ओवर डेल t इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखें कि डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये देखें x का फंक्शन है तो ये कांस्टेंट होगा, हमने बाहर ही लिख दिया। साइन क्या है, n पाई अपॉन l इंटू एक्स। चलिए अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखें कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये t का फंक्शन है, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा आपका माइनस साइन, तो माइनस आएगा a, cos का होगा साइन c n पाई बाई l इंटू टी। अब देखिए स्टूडेंट इस c n पाई बाई l इंटू टी का अलग से होगा, तो इसका हो जाएगा c n पाई बाई l। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लस आप देखें ये b कांस्टेंट है तो b हमने सेम लिखा, और साइन का होगा आपका cos डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे cos क्या है, c n पाई बाई l इंटू टी। अब इस c n पाई बाई l का अलग से होगा इंटू टी का, है ना, तो c n पाई बाई l हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो यहां से ये जो है वो कॉमन है, बाहर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल u ओवर डेल t इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं c n पाई बाई l, है ना, चलिए ब्रैकेट में ले लो, इंटू साइन n पाई बाई l इंटू एक्स। कैसा भी लिख लो, कंफ्यूज मत होना आप, है ना, ऐसे लिख लें साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, और यहां मिला मुझे a साइन c n पाई बाई l इंटू टी, और प्लस का हो गया b cos c n पाई बाई l इंटू टी। क्लियर है? चलिए ये इक्वेशन 7 मैंने लिख के रखी थी, लेकिन अब इसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है, मैं इसको साफ कर देता हूं, है ना।
चलिए अब स्टूडेंट देखो कंडीशन क्या थी हमारी कि डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो, कब? जब टी इक्वल टू जीरो। तो ये तो हम जीरो के इक्वल ले लेंगे, लेकिन कब? जब टी इक्वल टू जीरो, है ना। तो हम लिखेंगे पुट टी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं, इसमें मैं टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। और आपको नाम देना है तो आप बढ़ाते चले इक्वेशन। तो इसको चलो कर देते हैं, ये 15 कर देते हैं ना, इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 15। चलिए तो मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू जीरो रखा। तो आप ध्यान से देखें हमें क्या मिल रहा है, यहां से सी एन पाई बाई एल साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स सेम रहेगा। अब t इक्वल टू जीरो रखना है तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म हमें बचेगा, है ना, ये वाला। तो मैं लिख रहा हूं b cos, ये मतलब जीरो रखा तो cos जीरो वन हुआ, तो केवल यहां से b मिला। क्या मिला? केवल यहां से आपको इंटू बी मिला, है ना। और इसको आपको क्या रखना है, जीरो के इक्वल रखना है, क्योंकि डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट वही एक चीज है कि ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो ये आपको जीरो पुट करना है, या आपको ये जीरो पुट करना है, या ये जीरो पुट करना है। तो यहां भी वही केस रहेगा, इसको अगर जीरो पुट करेंगे तो ये देखो पूरा का पूरा आपका इक्वेशन ही जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये नॉट जीरो रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां b इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, यहां b इज इक्वल टू जीरो ले लिया। क्लियर हो गया? b इक्वल टू जीरो लिया तो b इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन 12 में। तो आप लिखें पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 12। और इक्वेशन 12 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u ऑफ xt इज इक्वल टू, देखिए b की वैल्यू आप रख रहे हो तो ये वाला पोर्शन तो आपका जीरो हो गया, आपको केवल ये वाला पोर्शन मिल रहा है। तो ये पोर्शन जो होगा वो होगा a, और ये होगा साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, और यहां से t का फंक्शन मिलेगा वो होगा cos c n पाई बाई l इंटू टी। क्लियर स्टूडेंट? आप चेक कर लें, यही आ रहा होगा, चेक कर लें आप, है ना। b इक्वल टू जीरो हमने यहां पुट कर दिया, और स्टूडेंट इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 16। तो लिखेंगे दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन को आपको याद रखना है, डेरिवेशन तो आपको याद रखना ही है, लेकिन ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो सॉल्यूशन मैंने आपको निकाल के दिया है इसको भी आपको याद रख लेना है। क्लियर है? अब स्टूडेंट अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, जैसे जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, जनरल solution of wave equation in वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का अगर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए तो जनरल सॉल्यूशन यही होगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, यहां समीशन लगा दें और n इज इक्वल टू क्या लिख दें, 1 से। जैसे ये p इज इक्वल टू n पाई बाई l था ना, तो ये इंटीजर n इज इक्वल टू 1 2 3 कहां तक के लिए था, एंड सो ऑन के लिए था। समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और a आपका हो जाएगा an साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, और cos cn पाई बाई l इंटू एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन भी हमें याद रखना है। फाइनल सॉल्यूशन में केवल मैंने क्या किया, समीशन लगा दिया और इस a को an लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन मैंने मान ली यहां 17। ये स्टूडेंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन दिए होंगे तो उनकी बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पर जो है आपका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ये सेम टू सेम यहां से उठाना है और वहां छाप देना है।
क्लियर है? तो यहाँ स्टूडेंट जो है ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब आप नोटिस करें कि यहाँ इनिशियल कंडीशन में हमने ये वाली कंडीशन यूज करी थी, ये वाली कंडीशन अभी यूज नहीं की है, तो इस कंडीशन को हम और यूज कर लेते हैं। ये हमारी फाइनल एक कंडीशन बची है, इस कंडीशन को यूज करके हम और देख लेते हैं कि हमें कौन सी इक्वेशन मिलने वाली है। तो उसके लिए मैं इसको क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट यहां तक हम कर चुके थे। अब हमें इनिशियल कंडीशन जो है दूसरी लेनी थी, तो इनिशियल कंडीशन मैंने ये नोट डाउन की थी। एक कंडीशन ये जिसका यूज मैं कर चुका हूं, एक कंडीशन ये हमारी बची हुई है जिसको मैंने इक्वेशन 14 माना, तो मैंने यहां लिख दिया नाउ टेकिंग इनिशियल कंडीशन फॉर इक्वेशन 14। इक्वेशन 14 हमारी इनिशियल कंडीशन थी u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन 17 हमें जो मिली थी, जनरल सॉल्यूशन जो हमें मिला था वेव इक्वेशन का, इसमें मैं ये वाली कंडीशन पुट कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जब मैंने t इज इक्वल टू यहां 0 पुट किया, तो आप ध्यान से देखें कि ये हो जाएगा u ऑफ xt। तो u ऑफ xt समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और मैंने क्या कर दिया, ये t, ये थोड़ा करेक्शन है यहाँ, ये t है बेटा, है ना, क्या है यहाँ t है, क्योंकि ये एक फंक्शन x का था और एक फंक्शन t का था। तो यहां जब मैंने t की जगह 0 रखा तो cos 0 1 बन गया, तो आपको केवल मिला an sin n पाई x अपॉन l। क्लियर है? तो सच दैट अब आपको क्या करना था, u को fx के इक्वल मानना था, तो fx इज इक्वल टू आपको सॉल्यूशन मिल गया दिस। तो आप इसको ध्यान से देखें तो आपको याद आ रहा होगा कि जब आपने फोरियर सीरीज पढ़ रखी है, तो ये फोरियर सीरीज का जो है फॉर्मूला नहीं बन गया। देखें, ये फोरियर सीरीज fx इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an sin n पाई x अपॉन l, है ना। तो यहां से an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो ये फॉर्मूला होता है 2 अपॉन l इंटीग्रेशन 0 से l sin n पाई x अपॉन l fx into dx, और bn क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ये देखो फोरियर सीरीज का भी एक सॉल्यूशन यहां से बन रहा है। अब स्टूडेंट यहां जो है हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो है फॉर्मूलेशन, तो मैं पहले आपको बता चुका था, ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा था। तो सॉल्यूशन तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन जब आपने जो है 7 निकाली थी, सॉल्यूशन वहीं खत्म हो गया था। ये इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन के सॉल्यूशन में आपसे डिस्कस कर रहा था। अब स्टूडेंट लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो वहां 3 क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, एक में मैंने वेव इक्वेशन का आपको इक्वेशन लिख के दी थी और मैंने कहा था इसको सॉल्व करिए, और तीसरा एक हमने जो है स्ट्रिंग करके एक क्वेश्चन आपको दिया था और मैंने कहा था कि ये सारे सॉल्यूशन जो है सेम तरीके से बनने वाले हैं। तो वो तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हमें जो है उसके साथ क्या वर्क करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन समझ आई होगी। अगर इक्वेशन समझ आई है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और बने रहें देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स।